क्या आप जानते हैं अधातु क्या होती है? धातुएं जैसे लोहा एल्युमिनियम कठोर होती हैं, लेकिन कुछ धातुएं हाथ पर रखने पर पिघल जाती हैं। कौन सी धातु है जिसे चाकू से काटा जा सकता है? पेंसिल की लेड या नोक किसकी बनी होती है? यदि आप इन सभी प्रश्नों के उत्तर नहीं जानते हैं तो वीडियो को अंत तक देखिए, आपको सभी प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। और यदि आप इन सभी प्रश्नों के उत्तर जानते हैं तब भी वीडियो को अंत तक देखिए। इससे संबंधित बहुत सी जानकारियाँ और इसी प्रकार के बहुत से प्रश्न आपको वीडियो में देखने को मिलेंगे। हेलो एंड वेलकम। मैं आशीष गुप्ता आप सभी का एएफएस क्लासेस में स्वागत करता हूँ। आज हम क्लास 10th विज्ञान का पार्ट 3 धातु एवं अधातु पढ़ने जा रहे हैं। चैप्टर के बीच में तथा अंत में सीबीएसई के बहुत से इम्पोर्टेंट तथा रोचक प्रश्न पूछे गए हैं, जिनके उत्तर आपको वीडियो में समय समय पर मिलते रहेंगे। तो वीडियो को अंत तक देखिए। आइए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। धातु तत्व जो इलेक्ट्रॉन देने की प्रकृति रखते हैं धातु कहलाते हैं। वे सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, आयरन इत्यादि वे सभी तत्व जो इलेक्ट्रॉन देते हैं वो क्या कहलाते हैं? हमारे धातु कहलाते हैं। जैसे कि उदाहरण के तौर पर सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम ये सभी क्या हैं? धातु हैं। अधातु तत्व जो इलेक्ट्रॉन लेने की प्रकृति रखते हैं, यानी किसी से भी इलेक्ट्रॉन ले सकते हैं, उन्हें हम अधातु कहते हैं। जैसे क्लोरीन, ऑक्सीजन, कार्बन या इत्यादि गैसें। उपधातु तत्व जो इलेक्ट्रॉन देने और लेने दोनों की प्रकृति रखते हैं, उन्हें हम उपधातु कहते हैं। जैसे कि सिलिकॉन। तत्वों को उनके गुणधर्मों के आधार पर धातु एवं अधातु में वर्गीकृत किया गया है। यानी दो तरह के गुणधर्म होते हैं, भौतिक गुणधर्म और रासायनिक गुणधर्म। दोनों के आधार पर हमने तत्वों को धातु और अधातु में वर्गीकृत किया है। जैसे कि आप देखते हो दैनिक जीवन में जितनी भी ठोस वस्तुएं होती हैं वो सभी धातुएं होती हैं। जैसे कि आयरन, एल्युमिनियम, चांदी, कॉपर ये सारे धातु के उदाहरण हैं। वहीं जितनी भी गैसें होती हैं वे सभी अधातु के उदाहरण हैं। जैसे कि हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन ये सभी अधातुएं हैं। भौतिक गुणधर्म पहला है धात्विक चमक। धातु की सतह चमकदार होती है। जैसे सोना, चांदी, कॉपर सभी आप देखते हो सभी क्या होते हैं? चमकदार होते हैं। वहीं अधातुएं चमकीली नहीं होती। केवल आयोडीन है जो जल में घुलने पर चमक देती है, यानी नीले रंग की दिखाई देती है। इसके द्वारा हम आयोडीन का टेस्ट भी करते हैं। बाकी सभी धातुएं चमकीली नहीं होती। कठोरता धातुएं जैसे कि मैंने बताया ठोस होती हैं, कठोर होती हैं, लेकिन लिथियम, सोडियम, पोटेशियम बहुत ही मुलायम होती हैं। इतनी मुलायम कि उन्हें हम चाकू से भी काट सकते हैं। वहीं अधातुएं कठोर नहीं होती, लेकिन कार्बन के कुछ अपरूप हैं। जैसे कि अपरूप क्या होते हैं? जिनमें केवल एक ही तत्व उपस्थित होता है तो अपरूप कहते हैं। तो कार्बन के अपरूप में केवल कार्बन उपस्थित होता है। इसके 3 अपरूप होते हैं, हीरा, ग्रेफाइट और फ्लोरेंस। इसमें से हीरा बहुत ही कठोर धातु है, जिसे पृथ्वी की सबसे कठोर धातु भी कहा जा सकता है। हीरे को काटने के लिए केवल हीरे का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा ग्रेफाइट भी एक कठोर धातु है, लेकिन वह द्रव अवस्था में भी पाई जाती है। तीसरा गुणधर्म है हमारा रूप। धातुएं कमरे के तापमान पर ठोस रूप में पाई जाती हैं। इसमें भी अपवाद है, केवल मरकरी है जो हमारे कमरे के तापमान पर भी पारे को हम द्रव अवस्था में देख सकते हैं। जैसे कि हम थर्मामीटर जिससे हम बुखार नापते हैं, उसके अंदर जो द्रव भरा होता है वो मरकरी या पारा ही होता है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है। अधातुएं ज़्यादातर क्या होती हैं? हमारी गैसीय अवस्था में पाई जाती हैं। केवल ब्रोमीन ऐसी अधातु है जो द्रव अवस्था में या तरल के रूप में पाई जाती है। चौथा गुणधर्म है आघातवर्धनीयता। कुछ धातुओं को पीट कर पतली चादर के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। इसी गुण को हम आघातवर्धनीयता कहते हैं। धातुओं में गुण होता है, अधातुओं में ये गुण नहीं पाया जाता। जैसे कि आप देखते हो
जितने भी संदूक के बर्तन होते हैं वह धातुओं को पीट कर पतले चादर के रूप में बदलकर उन्हें विभिन्न आकार दिए जाते हैं। इसी प्रकार अगला गुण है हमारा तन्यता। तन्यता के अंदर हम देखते हैं कि धातुओं को पतली तार के रूप में खींचा जा सकता है। जितने भी आप तार देखते हो सभी धातु के बने होते हैं, या तो एल्युमिनियम के, कॉपर के, आयरन के, विभिन्न प्रकार के तार पाए जाते हैं। ये किस गुण का कारण होता है? तन्यता के कारण। अधातुओं में यह गुण नहीं पाया जाता। विद्युत एवं ऊष्मा के चालक, दो चीज़ें होती हैं, सुचालक और कुचालक। तो धातु क्या होते हैं? विद्युत के सुचालक होते हैं। सुचालक का मतलब अपने अंदर से विद्युत और ऊष्मा को प्रवाहित होने दें। कुचालक क्या होते हैं? जो अपने अंदर से विद्युत और ऊष्मा को प्रवाहित होने नहीं देते, उन्हें हम कुचालक कहते हैं। तो धातु विद्युत के सुचालक होते हैं, वहीं अधातु विद्युत के कुचालक होते हैं। लेकिन कुछ धातु जैसे सीसा और मरकरी विद्युत के कुचालक होते हैं, मतलब उनमें से विद्युत प्रवाहित नहीं होती। इसी प्रकार ग्रेफाइट एक अधातु है जिससे क्या होता है? विद्युत प्रवाहित हो सकती है, यानी एक सुचालक है। ग्रेफाइट आप कहाँ देखते हैं? जो पेंसिल की लेड होती है, यानी जो नोक होती है पेंसिल की, वो किसकी बनी होती है? ग्रेफाइट की। यानी जो पेंसिल होती है वो क्या होती है? विद्युत की अच्छी चालक होती है। पेंसिल की जो लेड होती है वो एक विद्युत का चालक है। अब हम इसे एक्सपेरिमेंट से देखते हैं। ये एक रॉड लगी हुई है, ठीक है। इस पर हमने क्या लगा, यहाँ पे इस जगह पर क्या लगा दी? पिन लगा दी मोम की सहायता से। इस सिरे को हम क्या कर रहे हैं? बर्नर की सहायता से गर्म कर रहे हैं। धीरे धीरे कुछ समय बाद क्या होगा? जब बर्नर की हमारी ऊष्मा उसके अंतिम सिरे तक प्रवाहित होगी तो ये मोम पिघल जाएगा और पिन नीचे गिर जाएगी। इससे पता चलता है कि हमारा क्या है, ये जो तार है ये धातु का है, और ये धातु क्या है? ऊष्मा की सुचालक है। नेक्स्ट है हमारा घनत्व। सामान्यतः धातुओं में अधिक घनत्व व उच्च गलनांक होता है। धातुओं का घनत्व अधिक होता है और गलनांक भी अधिक होता है। घनत्व होता क्या है हमारा? द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन। धातु ठोस आकार की होती हैं और ठोस के अंदर कण निकट होने के कारण उनका द्रव्यमान अधिक होता है और आयतन कम। यही कारण होता है कि धातु का घनत्व अधिक होता है। हमारे ठोस में कण पास पास होने के कारण आकर्षण बल भी अधिक होता है, इसी कारण इनका गलनांक भी बढ़ जाता है। लेकिन पोटेशियम, सोडियम, लिथियम ये ऐसे धातुएं हैं जिनका घनत्व और गलनांक बहुत कम होता है। इतना कम कि अगर उन्हें हम हाथ पर रख लें तब भी वह पिघल जाते हैं। अधातुओं का घनत्व और गलनांक दोनों ही कम होते हैं, इसी कारण वे गैसीय अवस्था में पाए जाते हैं। ध्वनिक, धातुएं कठोर सतह से टकराने पर आवाज़ पैदा करती हैं। जैसे कि आप देखते हो जितनी भी धातुएं हैं उन्हें टकराने पर, आपस से टकराने पर या किसी और वस्तु से टकराने पर उनसे ध्वनि उत्पन्न होती है। इसी गुण को हम ध्वनिक कहते हैं। धातु में गुण पाया जाता है, वहीं अधातु ज़्यादातर हमारी गैसीय अवस्था में पाई जाती हैं, इसलिए इनके अंदर ये गुण नहीं पाया जाता। अगला है ऑक्साइड्स। अधिकतर धातु ऑक्साइड्स क्षारीय प्रकृति के होते हैं, जैसे कि मैग्नीशियम ऑक्साइड। जितने भी धातु ऑक्साइड्स होते हैं हमारे सारे क्या होते हैं? क्षारीय प्रकृति के। क्षारीय प्रकृति को पता लगाने का तरीका क्या है कि हम देखते हैं कि ये क्या करते हैं, लाल लिटमस पत्र को नीला कर देते हैं। यह दर्शाता है कि ये सभी क्या होते हैं? क्षारीय प्रकृति के होते हैं। वहीं हमारे अधातु ऑक्साइड्स क्या होते हैं? अम्लीय प्रकृति के होते हैं, यानी ये नील लिटमस को लाल कर देते हैं। इसका उदाहरण क्या है? SO2। अब जितने भी टॉपिक हमने पढ़े हैं उससे संबंधित कुछ प्रश्न है। पहला प्रश्न है कि कमरे के ताप पर द्रव होती है, कौन सी धातु होती है? मरकरी। चाकू से आसानी से काटा जाता है, सोडियम, लिथियम और पोटेशियम। ऊष्मा की सबसे अच्छी चालक होती है, सिल्वर और कॉपर। दोनों ही क्या धातु हैं और दोनों ही हमारी क्या होती हैं? विद्युत और ऊष्मा की बहुत अच्छी चालक होती हैं। उसमें कुचालक, कुचालक मतलब जिसमें से प्रवाहित नहीं होती, हमारी लेड और मरकरी।
यहाँ लेड वो पेंसिल वाला लेड नहीं है, ये लेड होता है पीबी। ठीक है, ये भी एक क्या है, तत्व है, यानी एक धातु है जो विद्युत की कुचालक होती है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आघातवर्धनीय और तन्यता का अर्थ बताइए। मैं बता चुका हूँ आघातवर्धनीयता क्या होता है, कुछ धातु को पीट पीट कर पतली चादर में बनाया जा सकता है, उसे हम आघातवर्धनीयता कहते हैं। और पतले तार के रूप में खींचा जा सकता है, इस क्षमता को हम तन्यता कहते हैं। आगे चलते हैं। धातु का रासायनिक गुणधर्म, वायु के साथ अभिक्रिया। धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके धातु ऑक्साइड बनाती हैं। कोई भी धातु जब ऑक्सीजन से अभिक्रिया करती है तो धातु ऑक्साइड बनाती है, यानी धातु प्लस ऑक्सीजन धातु ऑक्साइड। उदाहरण देख लेते हैं। कॉपर ऑक्सीजन से जुड़ता है, कॉपर ऑक्साइड। एल्यूमिनियम ऑक्सीजन से जुड़ता है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्सीजन जुड़ता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। सभी धातु ऑक्साइड हमने पढ़ा था कैसे होते हैं, क्षारीय प्रकृति के। कैसे होते हैं, क्षारीय प्रकृति के होते हैं। जितने भी ऑक्साइड्स बने क्या होंगे, क्षारीय प्रकृति के होंगे। अब एल्यूमिनियम ऑक्साइड का एक गुण होता है, इसे कहते हैं एनोडीकरण। एल्यूमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की प्रक्रिया है। वायु के संपर्क में आने पर एल्यूमिनियम पर ऑक्साइड की पतली परत का निर्माण होता है। एल्यूमिनियम ऑक्साइड की परतें इसे संचारण से बचाती हैं। इस परत को मोटा करके इसे संचारण से अधिक सुरक्षित किया जा सकता है। यानी एनोडीकरण में क्या होता है, एल्यूमिनियम अपने ऊपर एक ऑक्साइड की परत जमा लेता है, जिससे कि उसकी जो एल्यूमिनियम की सतह है उस पर जंग नहीं लगता, यानी संचारित होने से बचा जा सकता है। आप देखते हो एल्यूमिनियम के बर्तन होते हैं, उनमें पानी रखने पर उस पर ऑक्साइड की परत जम जाती है, एक वाइट रंग की परत जम जाती है, यानी दाने दाने से दिखाई देते हैं। एनोडीकरण के लिए एल्यूमिनियम की एक साफ वस्तु को एनोड बनाकर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ इसका विद्युत अपघटन कराया जाता है। एल्यूमिनियम को संचारण से बचाने के लिए एनोडीकरण किया जाता है, यानी विद्युत अपघटन द्वारा एक सिरे को एनोड बनाकर, वो क्या, एल्यूमिनियम को एनोड बनाकर हम क्या करते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल की सहायता से इस पर ऑक्सीजन की परत चढ़ाते हैं। एनोड पर उत्सर्जित ऑक्सीजन गैस एल्यूमिनियम के साथ अभिक्रिया करके ऑक्साइड की मोटी परत बनाती है। इस ऑक्साइड की परत को आसानी से रंग कर एल्यूमिनियम के आकर्षण वस्तु बनाई जा सकती हैं। तो इस ऑक्साइड की परत से हम क्या कर सकते हैं, एल्यूमिनियम की बहुत सारी वस्तुएं तैयार कर सकते हैं जिन पर जंग नहीं लगता। इसके बाद है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, धातुएं ऑक्सीजन के साथ अलग अलग तरह से अभिक्रिया दिखाती हैं। तो पहली अभिक्रिया है सोडियम और पोटेशियम की। सोडियम और पोटेशियम क्या करते हैं, ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके आग पकड़ लेते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, हल्की सी भी एक हमारी क्या हुई, पानी की बूंद या फिर ऑक्सीजन के संपर्क में आया तो तुरंत ही आग पकड़ लेता है। यही कारण होता है इसे क्या, हमारा सोडियम और पोटेशियम को कैरोसिन के तेल यानी मिट्टी के तेल में डुबो कर रखा है। तो पानी के अंदर भी नहीं रख सकते हम, क्योंकि पानी के अंदर भी ऑक्सीजन घुली होती है, जिससे संपर्क में आने पर ये आग पकड़ लेते हैं। इसी कारण होता है कि इसे कैरोसिन ऑयल यानी मिट्टी के तेल के अंदर डुबो के रखा जाता है। इसके अलावा जो बाकी धातु जैसे मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, लेड वायु के साथ धीरे धीरे अभिक्रिया करते हैं। इन धातुओं पर ऑक्साइड की परत चढ़ जाती है। जैसे बताया था, एल्यूमिनियम के ऊपर एनोडीकरण करके हम एल्यूमिनियम की परत चढ़ा सकते हैं। इस तरह से आयरन वायु के में गर्म करने पर प्रज्वलित नहीं होता, लेकिन ज्वाला में लोह चूर्ण डालने पर तेजी से जलने लगते हैं। यानी आयरन जलता नहीं है, आपने देखा होगा आयरन गर्म हो जाता है लेकिन जलता नहीं है, लेकिन आयरन के जो टुकड़े होते हैं, बहुत छोटे टुकड़े जिसे आयरन फिलिंग कहते हैं हम, उन्हें अगर हम जलाते हैं तो वो क्या करते हैं, बहुत तेज़ी से जलना शुरू कर देते हैं। कॉपर भी प्रज्वलित नहीं होता। आप देखते हैं कॉपर क्या होता है, Cu, वो ऑक्सीजन से संपर्क करने पर जलता नहीं है, बल्कि उसके ऊपर कॉपर ऑक्साइड की परत जम जाती है, यानी काले रंग की। आपने कोई कॉपर का तार गर्म किया होगा या आग के संपर्क में लाए होगे तो ऑक्सीकरण तो क्या होता है, काला पड़ जाता है। तो काले रंग की जो परत होती है वो क्या होती है, कॉपर ऑक्साइड। वो क्या होता है, हमारा कॉपर ऑक्साइड। चांदी और सोना यानी Ag हमारा चांदी और Au सोना, ये दोनों क्या हैं, इसके हमारे चिन्ह हैं। किसके, चांदी और सोने के। ऑक्सीजन संपर्क में आने पर कभी अभिक्रिया नहीं करते, यानी इसके ऊपर कभी जंग लगता ही नहीं है। वे केवल काले हो जाते हैं, यानी कुछ गंदगी जम जाती है, उन्हें आप गर्म पानी साफ करोगे तो हट जाते हैं, लेकिन इन पर कभी जंग नहीं लगता।
अगला इंपॉर्टेंट है उभयधर्मी ऑक्साइड। मैंने यहाँ पे लिख भी रखा है इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि ये क्वेश्चन मैक्सिमम टाइम एग्जाम से पूछा जाता है। उभयधर्मी ऑक्साइड्स होते क्या हैं? वे धातु ऑक्साइड जो अम्ल तथा क्षार दोनों से अभिक्रिया करते हैं और लवण तथा जल उत्पन्न करते हैं। जैसे एल्यूमिनियम ऑक्साइड है, वो हमारा अम्ल है HCl से अभिक्रिया करने पर AlCl3 बना रहा है प्लस H2O। वहीं Al2O3 NaOH जो कि क्षारक है, उससे अभिक्रिया कर रहा है और लवण और जल बना रहा है, यानी दोनों से अभिक्रिया कर पा रहा है, अम्ल से भी और क्षार से भी। तो ऐसे ही हमारे तत्व या धातु ऑक्साइड जो क्या करते हैं, अम्ल और क्षारक दोनों से अभिक्रिया कर लेते हैं, इस तरह के ऑक्साइड्स को हम उभयधर्मी ऑक्साइड्स कहते हैं। इसके उदाहरण क्या हैं? जिंक ऑक्साइड और एल्यूमिनियम ऑक्साइड। जल के साथ अभिक्रिया, धातु जल के साथ अभिक्रिया करने पर धातु ऑक्साइड ही बनाती हैं, प्लस कौन सी गैस निकलती है साथ में? हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस को पता लगाने का तरीका हम पहले देख चुके हैं, कौन सा होता है? हमारा पॉप टेस्ट। कौन सा टेस्ट था हमारा? पॉप टेस्ट। यही हमारी धातु ऑक्साइड को दोबारा जल से अभिक्रिया कराने पर धातु हाइड्रोक्साइड बनती है। क्या बनती है? धातु हाइड्रोक्साइड। तो धातु अलग अलग तरीके से जल से अभिक्रिया करती हैं, कोई ठंडे जल से, कोई गर्म जल से, कोई भाप से, कोई अभिक्रिया करती ही नहीं है। पहले देख लेते हैं हम सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम। जैसे कि हमने देखा था, ये तुरंत आग पकड़ लेती हैं, तो ठंडे जल के साथ क्रियाशील हैं। ठंडे का किसी भी तरह का जल हो, अगर कोई भी जल हो जिसमें ऑक्सीजन उपस्थित है, उस जल से अगर हम धातु से अभिक्रिया कराते हैं, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम की, ठीक है, जल से अभिक्रिया कराने पर इन धातुओं की होता क्या है, ये क्या करते हैं, बहुत जल्दी ही अभिक्रिया कर लेते हैं और ऊष्मा उत्पन्न करते हैं। वहीं मैग्नीशियम की बात करते हैं तो गर्म जल से अभिक्रिया करता है, ये ठंडे जल से अभिक्रिया नहीं करता। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा है कौन सा धातु है जो केवल गर्म जल से अभिक्रिया करता है, तो मैग्नीशियम है। केवल भाप से अभिक्रिया करने वाले, ना ठंडे जल से ना गर्म जल से, भाप से यानी स्टीम से अभिक्रिया करते हैं, वो क्या होते हैं? एल्यूमिनियम, आयरन और जिंक। ये तीन धातुएं हैं जो क्या करती हैं? भाप से अभिक्रिया करती हैं। जल के साथ कोई अभिक्रिया नहीं करते, यानी अभिक्रियाशील ही नहीं है। वो क्या है? हमारे लेड, कॉपर, गोल्ड और सिल्वर। मैं तो कहता गोल्ड और सिल्वर तो अभिक्रिया करते ही नहीं है। इसके बाद है कैल्शियम, मैग्नीशियम। ये इतने हल्के होते हैं कि जब ये अभिक्रिया करते हैं तो एक गैस के बुलबुलों के रूप में ऊपर आ जाते हैं। ये अभिक्रिया करने के बाद क्या करते हैं? हाइड्रोजन के गैस के बुलबुले के साथ धातु चिपक कर ऊपर आ जाती है। ये देख सकते हैं आप कि किस तरीके से सोडियम को जब अभिक्रिया कराई गई जल से, तो उसमें आग पकड़ ली, यानी ठंडे जल से अभिक्रिया कराने पर उस हमारा सोडियम और पोटेशियम दोनों ही आग पकड़ लेते हैं। इसके बाद एक अभिक्रिया है जिसमें आप देखें भाप से अभिक्रिया। हमने देखा था अभी कि एल्यूमिनियम और आयरन भाप से अभिक्रिया करते हैं, तो यही लिया गया है। इस प्रणाली के अंदर हमने लिया लोहा, लोहा लिया, जल से भीगे कांच का तंतु लिया जिससे भाप उत्पन्न हो सके, गर्म किया उसे, कॉर्क को बंद कर रखा है और एक प्रणाली जा रही है जिसे निकास नली कहते हैं, कहाँ जा रही है? पानी के अंदर। और हम देख रहे हैं गर्म करने पर यह अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस निकल रही है और हाइड्रोजन गैस के बुलबुले ऊपर दिखाई दे रहे हैं। आप अभिक्रिया भी देख सकते हो, एल्यूमिनियम जल से अभिक्रिया करने पर एल्यूमिनियम ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस निकालती है। इसी तरह से आयरन भी क्या करता है? जल से अभिक्रिया करने पर आयरन ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस निकालता है। कुछ और उदाहरण हैं, देख लेते हैं। सोडियम जल से अभिक्रिया करने पर NaOH ऊष्मा, कैल्शियम और हाइड्रोजन गैस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ, मैग्नीशियम जल से अभिक्रिया करने पर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, आयरन, आयरन ऑक्साइड, सभी में हाइड्रोजन गैस निकल रही है। इसके बाद धातु के तनु अम्ल से अभिक्रिया, किसी भी तनु अम्ल से, यानी फिर हम क्या कह सकते हैं कि ऐसा अम्ल जिसके अंदर पानी की मात्रा अधिक है, उससे अभिक्रिया करने पर लवण और हाइड्रोजन गैस दो चीज़ें बनती हैं। उदाहरण देख लेते हैं। हमारा आयरन है यानी लोहा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl से अभिक्रिया कर रहा है, तो एक लवण बना हमारा आयरन क्लोराइड प्लस कौन सी गैस निकल गई? हाइड्रोजन। लेकिन हम नीचे देखते हैं कि कॉपर, सिल्वर और मरकरी तीनों ही अम्ल से अभिक्रिया नहीं करते हैं। ये तीनों ही क्या करते हैं? अम्ल से अभिक्रिया नहीं करते हैं। इसके बाद है धातुओं की अन्य धातुओं के साथ अभिक्रिया। ये पढ़ने से पहले एक चीज़ दिखाया था आपको
कि जब भी धातु के अम्ल से अभिक्रिया की जाती है तो इस तरह से होता है। कौन सी गैस निकलती है? हाइड्रोजन गैस निकलती है। आइए देखते हैं, जब धातुएं नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करती हैं तब हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित नहीं होती, क्योंकि HNO3 एक प्रबल ऑक्सीकारक होता है। HNO3 मतलब नाइट्रिक अम्ल, जो उत्पन्न H2 जो H2 गैस उत्पन्न हो रही थी उसे ऑक्सीकारित करके जल में परिवर्तित कर देता है और स्वयं नाइट्रोजन N2O, NO और NO2 में अपचयित हो जाता है। लेकिन मैग्नीशियम और मैग्नीज ये दो ऐसी धातुएं हैं जो HNO3 के साथ अभिक्रिया करने पर भी हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित करती हैं। तो अगर पेपर में क्वेश्चन आता है कि कौन सी दो धातुएं हैं जो HNO3 नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करने पर भी हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित करती हैं, तो आपका आंसर होगा मैग्नीशियम और मैग्नीज, यानी Mg और Mn। अम्ल के साथ किस तरह से अभिक्रिया करती है धातुएं? ये घटते क्रम में लगाया हुआ है। मैग्नीशियम सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील है, एल्यूमिनियम उससे कम अभिक्रियाशील है, जिंक उससे कम और आयरन सबसे कम। वही हम देखते हैं कॉपर को, तो कॉपर के साथ अम्ल की अभिक्रिया करने पर कोई परिवर्तन नहीं आता, मतलब कॉपर अम्ल से अभिक्रिया करता ही नहीं है। अगला है हमारा एक्वारेजिया। रॉयल जल का एक लैटिन शब्द है। इसमें क्या करते हैं हम, सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सांद्र नाइट्रिक अम्ल को 3 अनुपात में, यानी 3 अनुपात HCl का और 1 अनुपात नाइट्रिक अम्ल HNO3 का मिलाने पर यह विलयन तैयार होता है। इसी विलयन को हम एक्वारेजिया कहते हैं। इस विलयन की खासियत यह है कि गोल्ड किसी भी अम्ल से अभिक्रिया नहीं करता, लेकिन इस विलयन के अंदर घुलनशील होता है। एक्वारेजिया भवकता द्रव होने के साथ साथ प्रबल संचारक है। यह उन अभिक्रमकों में से एक है जो गोल्ड एवं प्लेटिनम को गलाने में समर्थ होता है। यही कारण होता है गोल्ड स्मिथ, यानी गोल्ड को चुराने वाले, जो क्या करते थे कि आपके सोने को कहते थे कि हम उसकी गंदगी साफ कर देंगे, इस विलयन के अंदर उसे डुबोते थे, तो गंदगी के साथ साथ उस विलयन के अंदर कुछ मात्रा में सोना भी घुल जाता था, जिस सोने को वो बाद में अलग कर लेते थे। तो यही कारण था कि वो आपका सोना चुरा भी लेते थे और आपको पता भी नहीं चलता था। तो इस विलयन के अंदर हमारा गोल्ड और प्लैटिनम घुल जाते हैं। आगे हम देखते हैं धातुओं की अन्य धातुओं के साथ अभिक्रिया। जब एक धातु किसी लवण विलयन के साथ अभिक्रिया करती है तो लवण विलयन में उपस्थित धातु तो अलग हो जाती है और जो धातु से हमने अभिक्रिया की थी उस धातु का विलयन तैयार हो जाता है। यह हमारा आप पार्ट नंबर 1 में पढ़ चुके हैं। कौन सी अभिक्रिया है? विस्थापन अभिक्रिया। उसमें आप देखते हैं अधिक अभिक्रियाशील धातु कम अभिक्रियाशील धातु को विस्थापित कर देती है। इसी प्रकार धातु के अंदर भी अधिक अभिक्रियाशील धातु कम अभिक्रियाशील धातु को यौगिक से विस्थापित कर देती है। इसका निर्धारण होता है सक्रियता श्रेणी के अनुसार। हम एक एक्टिविटी देखते हैं। हमने क्या किया, लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबो दिया। हम देखते हैं कुछ समय बाद कि क्या है, लोहा क्या है, यानी आयरन कॉपर से ज़्यादा अभिक्रियाशील है। तो लोहा तो क्या होना शुरू हो गया, जल विलयन के अंदर हमारा घुलना शुरू हो गया और जो कॉपर था वो कील के स्थान पर आना शुरू हो गया। तो कुछ समय बाद क्या हुआ, ये जो धातु थी जो हमने लटकाई थी वो तो किसमें बदल गई, कॉपर में, और जो विलयन था वो किसमें बदल गया, आयरन सल्फेट में। यानी आयरन क्या था, हमारा कॉपर से अधिक अभिक्रियाशील था, इसने कॉपर को विस्थापित कर दिया। इसी के आधार पर हम देखते हैं कि सक्रियता श्रेणी क्या होती है। हम देखते हैं सक्रियता श्रेणी क्या होती है। वह सूची जिसमें धातुओं की अभिक्रियाशीलता के अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है, यानी अधिक अभिक्रियाशील धातु कम अभिक्रियाशील को विस्थापित कर देती है। हमने देखा था अभिक्रिया में अभी, तो कौन सी धातु अधिक अभिक्रियाशील है उनको उनके घटते क्रम में व्यवस्थित करने को ही हम क्या कहते हैं, सक्रियता श्रेणी कहते हैं। सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील होती है पोटेशियम और सबसे कम है गोल्ड। सबसे कम क्या है, सिल्वर और गोल्ड। तो ये क्या है, पूरा घटते क्रम में है। इसको याद करने का तरीका क्या होता है, एक ट्रिक बताता हूँ आपको याद करने की।
बहुत सिंपल तरीका हो जाएगा आपको याद करने का। के से आपकी ट्रिक है, कालू नाथ के मामा आलू ज़रा फीके पकाना। कालू नाथ के मामा आलू ज़रा फीके पकाना। यहाँ पे पहले वर्ड शब्द से उठाते हैं। कालू का मतलब क यानी पोटेशियम, नाथ मतलब सोडियम, के मतलब कैल्शियम, मामा मतलब मैग्नीशियम, आलू मतलब एल्युमिनियम, ज़रा मतलब जिंक, फीके मतलब आयरन, पकाना मतलब लेड। हाइड्रोजन को छोड़ देते हैं, कोई Hg आएगा। तो कालू नाथ के मामा आलू ज़रा फीके पकाना, कोई Hg आएगा। आई होप आपको याद हो गया होगा। इस ट्रिक को याद करके आप आसानी से सप्तक श्रेणी को बना सकते हैं। इसके बाद कुछ क्वेश्चन है जो हम देखते हैं, जितना हमने पढ़ा है उससे रिलेटेड। सोडियम को कैरोसिन में डुबोकर क्यों रखा जाता है? सोडियम और पोटेशियम अत्यंत क्रियाशील धातु हैं। ये वायु के साथ अभिक्रिया करने पर आसानी से आग पकड़ लेती हैं, जैसे कि हमने एक्टिविटी में देखा था। इसलिए सोडियम को कैरोसिन में डुबोकर रखा जाता है। अगला क्वेश्चन है, इन अभिक्रियाओं के लिए रासायनिक समीकरण लिखिए। हमने देखा था आयरन केवल भाप से अभिक्रिया करता है, तो आयरन की भाप से अभिक्रिया करने पर हमारा क्या होता है, FeO3 प्लस H2 हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। कैल्शियम और पोटेशियम दोनों ही अभिक्रिया करते हैं, दोनों की सेम अभिक्रिया होती है। हमारी कैल्शियम की अभिक्रिया करने पर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है और साथ में हाइड्रोजन गैस निकल जाती है। इस तरह से पोटेशियम कैल्शियम की जगह पोटेशियम रखकर आप पोटेशियम की अभिक्रिया भी लिख सकते हैं। धातुओं के अधातु के साथ अभिक्रिया। धातु अधातु से अभिक्रिया किस तरह करते हैं? तत्वों की अभिक्रियाशीलता संयोजकता कोश के पूर्ण करने की प्रवृत्ति के रूप में समझी जा सकती है। हम समझ सकते हैं कि तत्व अपनी संयोजकता को पूर्ण करने के लिए अभिक्रिया करते हैं। तो धातुओं के भारतम कोश यानी संयोजकता कोश में इलेक्ट्रॉन अधिक होते हैं जिन्हें वो त्याग देते हैं। वहीं अधातुओं के संयोजकता कोश में इलेक्ट्रॉन की कमी होती है जिन्हें वो ग्रहण करते हैं और ऋणायन बनाते हैं। जो इलेक्ट्रॉन त्यागता है उस पर धनात्मक आयन आता है, इसे हम घनायन कहते हैं, और इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है उस पर ऋणायन आता है, इसे हमारा ऋणात्मक आयन भी कहते हैं। सोडियम एक धातु है जिसका हमारा अगर हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं तो आता है 281। जो अंत में एक इलेक्ट्रॉन है अतिरिक्त है, तो इसी इलेक्ट्रॉन को वो त्याग देता है। इसी त्यागे हुए इलेक्ट्रॉन को क्लोरीन, जिसकी संयोजकता हमारी -1 है, इसका विन्यास करने पर 17 नंबर को तोड़ने पर 287 बनता है। इसके पास एक इलेक्ट्रॉन की कमी है 8 करने के लिए, तो ये क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर कर हमारा पूर्ण हो जाता है। तो आप देखो कि दोनों के भारतम कोश में अब 8 इलेक्ट्रॉन हैं। केवल भारतम कोश देखते हैं, सबसे आखिरी वाला कोश जो है उसमें दोनों में ही 8 इलेक्ट्रॉन हैं, और यही करने के लिए अभिक्रिया करते हैं। अगर इसे हम संयुक्त रूप से देखते हैं तो सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन किसको दान कर दिया, क्लोरीन को, और खुद घनात्मक बन गया और क्लोरीन ऋणात्मक, और हमारे पास आ गया NaCl। एक और उदाहरण देखते हैं मैग्नीशियम क्लोराइड का। मैग्नीशियम के भारतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन? 2, यानी 2 इलेक्ट्रॉन निकाल सकता है। अब क्लोरीन को चाहिए 1 इलेक्ट्रॉन, तो हम लिखते हैं 2 क्लोरीन। हम क्या लेते हैं, 2 क्लोरीन, 1 इलेक्ट्रॉन इस वाले क्लोरीन ने ले लिया और दूसरा इलेक्ट्रॉन इस वाले क्लोरीन ने ले लिया, तो Mg2+, 2 इलेक्ट्रॉन त्याग इसलिए 2+, और Cl-, लेकिन नीचे लगा रखा 2, हमने नीचे 2 लगा रखा है 2 क्लोरीन, तो हमारा फॉर्मूला क्या बन गया, MgCl2। MgCl2। आयनिक यौगिकों के निम्न गुणधर्म, जितने भी हमने पढ़े हैं इन्हें क्या कहते हैं, आयनिक यौगिक। धातु और अधातु से मिलकर क्या बनते हैं, हमारे आयनिक यौगिक बनते हैं। इनके गुणधर्म क्या हैं? पहला है भौतिक प्रकृति। धनात्मक और ऋणात्मक आयनों के बीच मजबूत आकर्षण बल होता है, दोनों क्या करते हैं, एक दूसरे को मजबूत से पकड़े रहते हैं। इसी कारण क्या होता है, हमारा क्या होता है, इनकी भौतिक प्रकृति क्या होती है, ठोस प्रकृति के होते हैं। और ठोस और कठोर होते हैं ये यौगिक, सामान्यतः भंगुर होते हैं और दाब डालने पर टूट जाते हैं। अगर इन पर अधिक मात्रा में दबाव डाला जाता है तो ये टूट जाते हैं। जैसे आपने देखा होगा नमक को अगर हम थोड़ा दबाव डालेंगे तो वो चूरा बनकर टूट जाता है। गलनांक और क्वथनांक। गलनांक का मतलब वह तापमान जिस पर कोई भी पदार्थ हमारा क्या होता है, पिघल जाता है, और क्वथनांक क्या होता है, वह तापमान जिस पर भी कोई पदार्थ हमारा द्रव से गैस में परिवर्तित हो जाता है, यानी उबलना शुरू कर देता है।
आणिक यौगिकों के गलनांक और क्वथनांक अधिक होते हैं क्यों? क्योंकि इनके बीच में आकर्षण बल अधिक होता है। प्लस और माइनस एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, प्लस और माइनस एक दूसरे को क्या करते हैं? आकर्षित करते हैं, और यही आकर्षण बल इन्हें मजबूती प्रदान करता है, जिसके कारण हमें अधिक तापमान देना पड़ता है इनको तोड़ने के लिए। यही कारण होता है कि आयनिक यौगिकों का गलनांक और क्वथनांक क्या होता है? अधिक होता है। घुलनशील विद्युत संयोजक यौगिक सामान्यतः जल में घुलनशील तथा केरोसिन, पेट्रोल आदि विलायकों में विलय होते हैं। ये केवल जल जैसे विलयनों में घुलनशील होते हैं, लेकिन पैरोसिन, ग्लूकोज, पेट्रोल इनके अंदर घुलनशील नहीं होते। विद्युत के चालक विद्युत के अच्छे चालक होते हैं, क्योंकि जिस भी चीज़ में आयन आ जाते हैं वह विद्युत के चालक बन जाते हैं, लेकिन जब तक ये आयनों में टूटेंगे नहीं, ये विद्युत के चालक नहीं बनेंगे। इसलिए या तो ये हमारे क्या होते हैं, पिघली हुई अवस्था में, या फिर किसी चीज़ के अंदर घोलने पर, किसी द्रव में घुलनशील होने पर ही विद्युत का चालन करते हैं, अन्यथा विद्युत का चालन नहीं करते हैं। आयनिक यौगिक गलनांक उच्च क्या होता है? अभी हमने पढ़ा है। आयनिक यौगिक में परस्पर आयनिक आकर्षण बहुत ज़्यादा शक्तिशाली होता है। इस शक्तिशाली बंध को तोड़ने के लिए अत्यधिक ऊर्जा आवश्यक होती है, अतः इसका गलनांक उच्च होता है। प्लैटिनम, सोना एवं चांदी का उपयोग आभूषण बनाने के लिए किया जाता है। तो हाँ, किया जाता है। क्यों? क्योंकि प्लैटिनम, सोना, चांदी चमकदार धातुएं हैं, असंक्षारित भी नहीं होती। यही कारण है कि इनका आभूषण बनाने में उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, सोडियम, पोटेशियम, लिथियम को तेल के अंदर डुबो के क्यों रखा जाता है? क्योंकि ऑक्सीजन से अभिक्रिया करने पर आग पकड़ लेते हैं, हमने पढ़ा था पहले भी। एल्यूमीनियम अत्यधिक अभिक्रियाशील धातु है, फिर भी इसका उपयोग खाना बनाने के बर्तन के लिए किया जाता है। क्यों? क्योंकि एल्यूमीनियम क्या आसानी संचारित नहीं होता। हमने पढ़ा था एनोडीकरण क्या होता है, कि एल्यूमीनियम के एक परत बन जाती है, जिससे क्या होता है, आसानी संचारित नहीं होता, और ये ऊष्मा का सुचालक भी होता है। अगला है, निष्कर्षण प्रक्रम में कार्बोनेट और सल्फाइड अयस्क। ये क्वेश्चन हम बाद में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उभयधर्मी ऑक्साइड किसे कहते हैं? ऐसे धातु ऑक्साइड जो अम्ल तथा क्षार दोनों से अभिक्रिया करके लवण तथा जल प्रदान करते हैं, उभयधर्मी ऑक्साइड कहलाते हैं। हम देख चुके हैं ऐसे धातु ऑक्साइड जो अम्ल तथा क्षार दोनों से अभिक्रिया करके लवण तथा जल बनाते हैं, उन्हें हम उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। इसके उदाहरण है Al2O3 यानी एल्यूमिनियम ऑक्साइड, और ZnO यानी जिंक ऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो धातुओं के नाम बताइए जो तनु अम्ल से हाइड्रोजन को विस्थापित कर देंगे तथा दो धातुएं जो ऐसा नहीं कर सकती। हमने बहुत सारी धातुएं पढ़ी थी जो अम्ल से हाइड्रोजन गैस को विस्थापित कर देती हैं। इसमें से कोई भी आप दो लिख सकते हैं, जैसे कि मैग्नीशियम और कैल्शियम। ये दोनों क्या करती हैं, हमारे अम्ल से हाइड्रोजन को विस्थापित कर देती हैं। इसी प्रकार कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, ये जो अभिक्रिया ही नहीं करती अम्ल से, वो हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं कर पाएंगी। तो कोई भी ऐसा धातु जो अम्ल से अभिक्रिया ना करता हो, वो हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं कर पाएगा। इसके उदाहरण कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, आप कोई भी दो लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे, ये अभी मैंने आपको टॉपिक पढ़ाया नहीं है। अगला क्वेश्चन है, आपने तांबे की मलिन बर्तन को नींबू या इमली के रस के साफ करते समय अवश्य देखा होगा। यह खट्टे पदार्थ बर्तन को साफ करने में क्यों प्रभावी हैं? हमें पता है नींबू और इमली दोनों के अंदर ही क्या होता है, अम्ल उपस्थित होता है, और यह अम्ल तांबे के अशुद्ध पदार्थ को साफ करने में प्रभावी होता है। क्योंकि तांबा अम्ल से अभिक्रिया नहीं करता है, यही कारण होता है कि तांबे के बर्तन को जो हम अम्ल से रगड़ते हैं तो उसके ऊपर जो उपस्थित गंदगी होती है वो तो हट जाती है, लेकिन तांबे पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता और उसकी चमक वापस आ जाती है। अगला क्वेश्चन है, रासायनिक गुणधर्मों के आधार पर धातु तथा अधातुओं को विभेदन कीजिए, यानी उन्हें अंतर बताना है रासायनिक गुणों के आधार पर। तो हम देखते हैं कि धातुएं सारी ऑक्साइड बनाती है, हम पढ़ चुके हैं, और अधातुएं अम्लीय ऑक्साइड बनाती हैं। धातु अपचायक होती हैं, यानी क्या करती हैं, इलेक्ट्रॉनों को डोनेट करती हैं, यानी इलेक्ट्रॉनों का त्याग करती हैं। वहीं अधातुएं क्या होती हैं, उपचायक होती हैं, यानी इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती हैं। धातुएं जल से हाइड्रोजन को विस्थापित कर सकती हैं, लेकिन अधातुएं जल से हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं कर सकती।
ये 3 अंतर हो गए। इसके अलावा आप और भी अंतर लिख सकते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू।